नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल। हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। हार्ट अटैक एक ऐसी गंभीर समस्या जो कि कई बार जानलेवा भी सिद्ध हो सकती है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जम्मू के जाने माने कार्डियो सर्जन डॉक्टर मुकुंद लाल शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आपकी जनरल इंट्रोडक्शन जो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दीजिए। थैंक यू वेरी मच रजनीश कौर जी। आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और मुझे ये अपने लोगों से मुखातिब होने का एक मौका दिया। अपने इंट्रोडक्शन में ये कहूँगा कि मैंने बेसिकली MBBS और MS की है मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से। उसके बाद PGI चंडीगढ़ से मैंने 86-88 में हार्ट सर्जरी में कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी में सुपर स्पेशलिस्ट की है। और उसके बाद फिर मैंने सोरा में भी काम किया है एंड एम्स में भी रहा हूँ, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में भी रहा हूँ एंड सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में भी रहा हूँ एंड फाइनली आई रिटायर्ड फ्रॉम सोरा इंस्टीट्यूट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी एज प्रोफेसर एंड उसके बाद फिर बत्रा में भी काम किया मैंने। तो दिस इज द एक्सपीरियंस इन कार्डियक सर्जरी। सर, हार्ट अटैक बेसिकली होता क्या है और इसके लक्षण क्या हैं? ऐसा है कि हार्ट अटैक जो है जिसको कि हम कन्वेंशनल, मैं आई थिंक आई स्पीक इन हिंदी ओनली ताकि ये आम जनता की समझ के लिए भी काफ़ी हो। तो हार्ट अटैक ऐसा है कि हार्ट अटैक को जो कन्वेंशनल हम समझते हैं वो ये होता है कि जब हमारे जिस्म में सारी ब्लड सप्लाई जो है वो थ्रू आर्टरीज होती है और वेनस ड्रेनेज जो है वो वेन्स के थ्रू होती है। इसी तरह हमारा जो हार्ट है जो कि सारे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, तो हमारे हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। और जो नाड़ियां हैं हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई देती हैं उनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। और जब भी उन कोरोनरी आर्टरीज में हमारी गलत फूड हैबिट्स की वजह से और लाइफस्टाइल की वजह से और परहेज ना करने की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से, स्मोकिंग की वजह से और स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बनती हैं कि हमारी उन नाड़ियों में फैट जमा होना शुरू हो जाती है जिसको कि हम प्लेक फॉर्मेशन कहते हैं, प्लेक्स बन जाते हैं। और वो जो जैसे आर्टरी की अगर चौड़ाई डायमीटर इतना है तो वो करते करते कम होता है 100% से 90%, 80%, 70%, ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो बढ़ती जाती है। और जब एक ऑब्स्ट्रक्शन किसी क्रिटिकल लेवल तक बढ़ जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि पेशेंट को सिम्टम होना शुरू हो जाते हैं। और अगर वो प्लेक जो है पहले पेशेंट को चाहे वो सिम्टम नहीं है और हाइपरटेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, अनअकस्टम्ड फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, कोई ऐसी एक्टिविटी आप कर लो जो आपने पहले नहीं की हुई है, तो उससे अगर बीपी एकदम शूट कर जाता है और वो प्लेग जो है वो जब फट जाता है साइड से तो वो एकदम आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, तो सडन हार्ट अटैक हो जाता है। तो हार्ट डिजीज जो है, जो हार्ट अटैक जो है वो सडनली भी आ सकता है और स्लोली करते भी आ सकता है। तो दिस डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस कि कैसे होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक नहर होती है, नहर में पानी चल रहा है तो उसमें अगर थोड़ी बहुत मिट्टी साइड में जमा होती जाए तो पानी फ्लो कम हो जाएगा, फ्लो रहता है। लेकिन अगर मिट्टी का एक ढेला जो है वो उसको अगर पानी का एक साइड काट के उसको कर देती है तो ढेला अगर जब नाली में गिर जाता है तो जो आपकी जो नाली है वो एकदम ब्लॉक हो जाए तो पानी ब्लॉक हो जाता है। बस ये सेम सर्कमस्टांसेस होते हैं कैसे जो। तो इट इज द इमीडिएट और ग्रेजुअल सेसेशन ऑफ द ब्लड फ्लो। आहिस्ता या अचानक हार्ट की ब्लड फ्लो जो है कोरोनरी आर्टरी में बंद होने से जो सिम्टम होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने पूछा कि हार्ट डिजीज के क्या सिम्टम होते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन के वेदर एक्यूट हुआ है कि क्रॉनिक हुआ है, अचानक हुआ है या आस्ता आस्ता हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली उसी को हार्ट अटैक कहते हैं। सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी जो हमें एज अ ले मैन हमें कंफ्यूजन रहता है। कहा जाता है हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट या बोलते हैं हार्ट फेलियर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है या फिर ये तीनों हम सेम कैटेगरी में लेके जाए? नहीं, तीनों फेलियर जो तीनों चीजें हैं, आपने तीन बातें की। एक तो हार्ट अटैक आपने कहा,
तो हार्ट अटैक मैंने तो ये आपको एक्सप्लेन किया है कि जैसे ये आर्टरीज की ब्लड सप्लाई जो है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई जो कम होती है हार्ट को जब इस्कीमिया होता है, हार्ट का जो मसल है वो जब चिल्लाता है कि मेरे को खून दो, क्योंकि खून में ही ऑक्सीजन जाएगी, वो हार्ट अटैक होता है। लेकिन एक जो दूसरा है, एक हार्ट अटैक और भी किस्म का होता है जिसको भी हम कंफ्यूजन करते हैं हार्ट अटैक में, वो होता है कि उसमें हार्ट की ब्लड सप्लाई को प्रॉब्लम नहीं होती, हार्ट के रिदम को प्रॉब्लम होती है। जैसे हार्ट ऐसे ऐसे कंडक्ट कर रहा है, तो वो हमारे एक हमारा कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट में, तो ऐसे नोड होती है, जैसे साइनोइट्री नोड होती है, वहां से पेस मेकर बनता है। तो वो जब सडनली अर्दमिया हो जाता है, या तो सडन हार्ट रेट स्लो हो जाता है, या बहुत फास्ट हो जाता है, या पर्सन जो है फिब्रिलेशन में चला जाता है, तो ऐसे लोगों को होल्टर स्टडी करके जब हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाए, तो दैट इज ऑल्सो सम पीपल कंफ्यूज एज ए हार्ट अटैक। दूसरा, हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाए, तो जब जब फास्ट हो जाता है हार्ट, तो इसका मतलब हार्ट पंप नहीं कर रहा ना ब्लड को, ऐसे ऐसे, इंस्टेड ऑफ ऐसे ऐसे करने के बदले हार्ट जब ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है फिब्रिलेट, तो वो हार्ट को ब्लड को पंप करके ब्रेन को नहीं जाता है, तो वन गेट्स कंफ्यूज्ड, और कंफ्यूजन डिजीनेस वगैरह होके तो वन कैन गेट ए सिंकोपियल अटैक, एंड उसको भी हम हार्ट अटैक से कंफ्यूज करते हैं। डेथ उससे भी हो सकती है, लेकिन डेथ विद द हार्ट अटैक इज पेनफुल इन 90% ऑफ द केसेस, एंड इट इज पेनलेस इन अरिथमिया। जो तीसरी चीज आपने पूछी, हार्ट फेलियर जो होता है, वो हार्ट का जो मसल होता है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, जैसे राइट वेंट्रिकल होता है, ये फेल हो जाते हैं। ये मसल की कंट्रैक्शन का फेलियर है, बिकॉज ऑफ, चाहे वो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हो, चाहे वो अल्कोहल वगैरह पीने की वजह से हो, चाहे वो इडियोपैथिक वजह से हो, चाहे वो डाइटरी वजह से हो, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो, या वो कंजेंटल भी हो सकता है कई बार, ये मायोपैथी। तो वो बेसिकली मसल का डिफेक्ट है मायोपैथी में। जो दूसरा अटैक मैंने बताया वो रिदम की प्रॉब्लम है, और जो तीसरा हार्ट अटैक जो कन्वेंशनल आप बता रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से। अगर आप इफ यू वांट मी के वो हार्ट के सिम्टम क्या होते हैं, एज यू वांट टू विश आई कैन टेल यू। सर, हाई बीपी या डायबिटिक, ये किस तरीके से हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, जो हमने आज तक सुना है? हाई ब्लड प्रेशर जो है, पहली बात तो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है, इसकी वजह से जो हमारा पेरिफेरल ब्लड का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो बढ़ गया होता है। तो हार्ट को आस्ता आस्ता करते 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 हार्ट को ब्लड जो है अपना अगेंस्ट रेजिस्टेंस पंप करना पड़ता है। तो करते करते क्या होता है फिर, के जो हार्ट है ना, वो उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो पंपिंग चैम्बर है, वो हाइपरट्रॉफी हो जाता है। वो हाइपरट्रॉफी हो जाता है तो हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज बन जाती है। वही हाइपरटेंसिव डिजीज अल्टीमेटली जब कंट्रोल ना हो, फिर वो अल्टीमेटली इफेक्ट करती है अपने दूसरे चैम्बर्स को, एंड अल्टीमेटली वन लैंड्स इनटू द हार्ट फेलियर। और सर, डायबिटिक? डायबिटीज जो है वो भी सेम चीज है। डायबिटीज में तो वो होती है आपकी माइक्रो एंजियोपैथी होती है, न्यूरोपैथी भी हो सकती है, और हार्ट डिजीज वाले जो हैं वो, उनको खास करके डायबिटीज वालों को एक मेन प्रॉब्लम वो देखने में ये आती है कि उनको पेन कम होती है। जो डायबिटिक होते हैं उनको यूजुअली पेनलेस साइलेंट हार्ट अटैक होने का ज्यादा डर रहता है एज कंपेयर टू द पीपल हु आर नॉन डायबिटिक। इसलिए इन डायबिटिक्स में यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, एंड यू हैव नॉट टू वेट फॉर द पेन टू अकर। अगर आपको उनके बाकी सिम्टम हो, जैसे कि चेस्ट में हैवीनेस हो रही हो, लेफ्ट बाजू में पेन जारी हो, जबड़ों में जकड़न हो, या थोड़ा हैवीनेस हो, या पेन रेडिएट हो रही हो, घबराहट हो, डिजीनेस हो, रिदम की प्रॉब्लम हो, और थकावट हो। जैसे पहले वो कोई बंदा सोचता था कि मैं 2 किलोमीटर चल सकता हूँ आराम से, और अब मेरे को आधा किलोमीटर के बाद रेस्ट करनी पड़ती है, या थोड़ा चलने के बाद पेन होती है, चेस्ट में हैवीनेस होती है, थकावट होती है, फिर थोड़ा चलता रहता हूँ तो मैं चलता हूँ, क्योंकि वो कोलेटरल ब्लड सप्लाई जो होती है वो आ जाती है, तो उसमें थोड़ी सी हेल्प मिलती है, तो उसमें वो उनको बेनिफिट हो जाता है। लेकिन डायबिटिक्स में और ओल्ड पीपल में ये चांसेस कम होते हैं कि उनको उतनी ज्यादा सीवियर पेन होगी। इसलिए हमें ईसीजी वगैरह पे और वो पढ़ना ठीक तरह से आना चाहिए, उनके सिम्टम पे हमें, इवन जो कई बार क्या होता है कि बंदे के गैस्ट्रिक सिम्टम जो होते हैं,
बंदा सोचता है कि मेरे को ये एसिडिटी हो गई है। बहुत से लोग एंटासिड खा के बैठ जाते हैं घर में एंड अल्टीमेटली दे सफर फ्रॉम द सीवियर हार्ट अटैक एंड फिर उनको बेचारों को सैल्वेज करने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो ये सिम्टम जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट और प्रॉपर एग्जामिनेशन एंड टाइमली इन्वेस्टिगेशन जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और डायबिटिक्स के बारे में यही कहूंगा कि दे आर मोर प्रोन टू हार्ट प्रॉब्लम्स एंड स्पेशली वंस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन और डायबिटीज है वो दोनों का, तो इट इज डेट्रीमेंटल। सर मैं आऊंगी इस पे थोड़ी देर बाद में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के टाइम पे स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि स्ट्रेस एक मेन रीज़न है हार्ट अटैक का। इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ऐसा है कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस से हमारे बॉडी में वेन एवर वी हैव स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ या तो फियर होगा या फ्राइट होगा या एंग्जाइटी होगी या डिप्रेशन होगी, तो उन चीज़ों में क्या होता है कि हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिनको हम कैटेकोलामिन्स बोलते हैं, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन एंड ऑल दिस थिंग। और इन चीज केमिकल से हमारा ब्लड प्रेशर जो है ना वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो वन बिकम्स मोर प्रोन टू दिस। फिर आपको प्रॉपर नींद ना आना, आपको भूख ना लगना, फिर स्ट्रेस की वजह से फिर कुछ लोग जो हैं वो दे गेट यूज टू स्मोकिंग, दे गो फॉर द ड्रिंकिंग एंड ऑल। तो ये सारे फैक्टर कोमुलेट होके फिर स्ट्रेस में आपको फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, आपका लाइफस्टाइल खराब हो जाता है। जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी फिर आप डिप्रेशन में समटाइम यू स्टार्ट ईटिंग मोर, इनएडवर्टेंट ईटिंग हो जाती है, तो उससे फिर वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है। तो ऑल दीज थिंग्स दे अल्टीमेटली कल्मिनेट इनटू द फैट डिपोजिशन, दिस लिपिड प्रोफाइल डीरेंजमेंट हो जाता है। तो दिस ऑल कंट्रीब्यूट्स टू द हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक सर, हार्ट अटैक में अभी आपने बात की इन्वेस्टिगेट किस तरीके से हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें दो चीज़ें जो हमने एज अ लेमैन सुनी है, एक है जी ईसीजी हो गया एंड सेकंड इज इकोकार्डियोग्राफी। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कब करवानी चाहिए, कितने टाइम पे, और किस तरीके से हमें ये महसूस होना चाहिए कि हम अब टाइम है कि हम ये दोनों चीज़ें करवाएं। कोई स्पेसिफिक एज या कोई ऐसे सिम्टम्स? रजनीश कौर जी, आपने ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है, और इसके ऊपर जो खास करके जो आपने टाइमिंग की बात मेंशन की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि जब भी आदमी को प्रॉब्लम हो तो मेरे ख्याल में ईसीजी जो है एट द अर्लीस्ट पॉसिबल मोमेंट इट शुड बी डन। लेकिन फर्स्ट ईसीजी इफ इट इज नॉर्मल, पहली ईसीजी अगर नॉर्मल आए तो ये हार्ट अटैक को रूल आउट नहीं करती, इसलिए इट शुड बी रिपीटेड आफ्टर 4 to 6 आवर्स अगेन। और पेशेंट अगर आपको हॉस्पिटल में आता है तो उसको कभी ये डिसमिस करके वापस घर में मत भेज दो कि जी तुम्हारी ईसीजी ठीक है तुम घर चले जाओ, ये नहीं करना है। और ईसीजी, सीरियल ईसीजी जिनको हम बोलते हैं, वो करनी है हमने, और 4-6 घंटे के बाद कर ली, उसके बाद 12 घंटे के बाद कर ली। अगर आपको दोनों ईसीजी नॉर्मल लगती हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें सिम्टम्स का भी ध्यान रखना है। ईसीजी अगर नॉर्मल आ जाए लेकिन पेशेंट को अगर सिम्टम है तो उसमें कई बार क्या होता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है तो वो जाके उसको एडवाइस कर दिया जाता है कि जी आप ट्रॉप टी टेस्ट कराओ, क्वांटिटेटिव टेस्ट। वो एक एंजाइम है, वो रिलीज करता है, वो इंडिकेट करता है कि आपका मायोकार्डियम जो है वो कितना डैमेज हो चुका है, तो वो डिटेक्ट होता है। लेकिन उसमें भी एक ध्यान रखना है कि वो एंजाइम जो है वो अप टू लेवल नहीं आता है 8 घंटे से पहले। तो अगर आप मान लो, ये भी ट्रैप है, तो अगर आपने पेशेंट को ईसीजी भी कर ली, ईसीजी नॉर्मल आ गई, आपने उसी वक्त उसका ट्रॉप टी टेस्ट कर लिया हार्ट प्रॉब्लम के 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर, आपने कह दिया तेरा ट्रॉप टी टेस्ट भी नॉर्मल है, तेरा ईसीजी भी नॉर्मल, घर जाओ, तो यू नेवर नो कि बंदे को हार्ट अटैक हो और हम मिस कर जाए वहां पे। तो इसलिए टाइमिंग बड़ी जरूरी है, सीरियल ईसीजी जरूरी है, और जो ट्रॉप टी टेस्ट है वो 8 घंटे के बाद जरूरी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फिर दूसरा CPK-MB जो है एक फ्रैक्शन, वो भी देखनी होती है हमने कि मायोकार्डियल डैमेज तो नहीं हुआ, दैट इज डेफिनेटिव ऑफ इंडिकेशन। तब तक पेशेंट को हमने कोशिश करनी है कि फिजिकल एक्टिविटी वो ज्यादा ना करे, रेस्ट करे। दूसरा एक आपने क्वेश्चन किया इको का, तो जो इको है वो ठीक है, दैट इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर द
गुड मोडेलिटी फॉर डिटेक्टिंग द हार्ट प्रॉब्लम्स। लेकिन उसमें वो खास करके कंजेंटल हार्ट डिजीज और वेलवुलर हार्ट डिजीज के लिए ठीक है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज के लिए जब तक चेंजेस आपकी इको में आती तब तक सिचुएशन लेट हुई होती है। और मैं आपको एक सिंपल बता दूं कि इको में हम मेनली क्या देखते हैं कि जो हमारा हार्ट, जैसे मैं आपको ये पॉइंट करके दिखा रहा हूं, ऐसे कर रहा है, तो किसी पोर्शन पे क्या हार्ट जो है वो कम धड़क रहा है, कम हिल रहा है, उसको हम बोलते हैं हाइपोकाइनेसिया। कई जगह नहीं कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एकाइनेसिया। और कई जगह जब कंट्रैक्ट होने के बाद वो अंदर की तरफ आता है, उसको बोलते हैं डिस्काइनेसिया। तो ये सारी चेंजेस जो हैं हार्ट की, ये डिग्री ऑफ इस्कीमिया दिखाती हैं कि इनमें खून की कितनी कम, पहले एकदम शॉक में क्या हुआ, और कई बार जो थोड़ी स्लाइट चेंजेस आती हैं इको में, अगर एक्यूट हो, और अगर रीवेस्कुलराइजेशन रिवर्स हो जाए या इधर बाई स्टेंटिंग की वजह से या एंजियोग्राफी की वजह से, तो वो चेंजेस रिवर्स भी हो सकती हैं कई बार, अगर परमानेंट डैमेज नहीं हुआ हुआ तो। सर एक जनरल में जो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जैसे ईसीजी आपने बोला कि 4-4, 5-5 घंटे के बाद रिवर्स एक टाइमिंग के बाद होनी चाहिए। सर जैसे अब उसके बाद हम ईडियो, ये कार्डियोग्राफी हो गया। सर एक इन्होंने एक टेस्ट जो है रिसेंटली जो सुनने में आया है, स्ट्रेस थीलियम, ये भी रिलेटेड टू हार्ट है, तो ये कितना जरूरी है? क्योंकि अगर ईसीजी से पता चल सकता है तो हमें वो करवाना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली है, वो जनरली हम लोग नॉर्मल जो है हम नहीं करवा सकते। वो ऐसा है कि उसमें हम देखते हैं मायोकार्डियल परफ्यूजन। जैसे एंजियोग्राफी में हम देखते हैं कि आपकी जो आर्टरीज हैं वो कितने परसेंट ब्लॉक हैं, उनमें जो है कैल्शियम स्कोर कितना है, वो खास करके सीटी एंजियो, अब बताऊंगा मैं आपको कि एक सीटी एंजियो होता है, एक कन्वेंशनल एंजियोग्राफी होती है। कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में हमें ज्यादा लगता है ल्यूमिन का स्टेटस पता चलता है, सीटी एंजियो में हमें कैल्शियम स्कोर का भी पता चल सकता है कि बंदा हाउ मच ही इज प्रोन फॉर द अटैक इन द फ्यूचर, और ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कितनी है। और कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करने का ये फायदा है कि आपने अगर स्टेप लेना है कोई पेशेंट को रिवेस्कुलराइज करने का, कि उसको स्टेंटिंग वगैरह करके अगर उसकी इमीडिएटली ब्लड सप्लाई आपने रिस्टोर करनी है, तो वो सीटी एंजियो में नहीं हो सकती, वो कन्वेंशनल एंजियो में हो सकती है। ठीक है। तो दूसरा जो है आपने पूछा मुझे कि ये जो है दूसरा जो स्ट्रेस हेलियम पूछा, तो स्ट्रेस हेलियम में ये है कि कई लोगों को डिफ्यूज पेन होती रहती है, तो वो एंजियोग्राफी में हमें उनकी जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं उनका साइज उतना डेफिनेट नहीं होता है, एंड दीज पीपल आर नॉट रियली फिट टू फॉर एनी कॉर्नरी इंटरवेंशन के लिए। तो उनमें हम ये देखने के लिए कि इनका जो मायोकार्डियम है, जो हार्ट का मसल है, वो किस किस एरिया में ज्यादातर इस्कीमिया ज्यादा है, और इस्कीमिया जो है वो रिवर्सिबल है या नहीं है, तो उसमें वो स्ट्रेस हेलियम करते हैं, वो टेक्नीशियम 99 वगैरह देके, तो उसमें वो करते हैं। तो उसमें पहले आप देखो एक्सरसाइज कराई जाती है, फिर वो देखते हैं, फिर डाई देके, फिर उसके बाद में देखते हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देके, तो उसके बाद देखते हैं कि रेस्ट में फिर दोबारा कहाँ कहाँ आता है। तो उससे आपको पता चलता है कि मायोकार्डियम परफ्यूजन है। तो उसमें आपको मेडिकल ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए यू गेट एन ऑप्शन कि मैं इसको दवाई कितनी बढ़ाऊं और कितना बढ़ाऊं, क्या और कुछ किया जा सकता है, क्या बाईपास सर्जरी का कोई चांस है या नहीं है। तो दैट इज टू सी द मायोकार्डियल परफ्यूजन एंड मायोकार्डियल वेस्कुलर स्टेटस कितना है रेस्पिरेटरी का। और ये एंजियोग्राफी है, ये कॉर्नरीज की ल्यूमिन वगैरह देख के एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन देखने का चांस। सर जीवन शैली हमारी, जैसे कि आप जानते हैं आजकल हमारा बहुत ही ऑक्युपाइड हमारा जो लाइफस्टाइल है, कैसी जीवन शैली हम अडॉप्ट करें कि हमें हार्ट अटैक से हम बच सकें, या हम उससे पहले ही अलर्ट रहें कि अब हमें ऐसा होने वाला है, तो हम इस तरह की जीवन शैली जो है, ये लाइफस्टाइल जो हमारा, हम अडॉप्ट कर लें। बिल्कुल आपने ये ठीक कहा। मेरे ख्याल में अगर जीवन शैली को सुधार दिया जाए, इफ वी टेक केयर ऑफ आवर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें अगर हम वक्त पे, तो उसमें मैं थोड़ी 2-4 चीजें आपको ये बताना चाहूंगा कि पहली बात तो ये है कि वेट कंट्रोल करना है, नंबर 1। नंबर 2 हाइपरटेंशन कंट्रोल, डायबिटीज कंट्रोल, लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल रखना, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन में मैं ये बताऊंगा कि आप 5S जो है ना वो छोड़ दीजिए।
S sugar, S salt, S stress, S smoking and S sedentary habits. और छठा भी आप ऐड कर दीजिए S spirits, अल्कोहल नहीं लेना। इन चीजों से अगर आप कर लें और माइल्ड एक्सरसाइज 35 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज एवरी डे, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। और आप चलिए 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलिए और बैलेंस रखिए, प्रोटीन भी लीजिए, सारा कुछ लीजिए, लेकिन स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, अनअकस्टम्ड फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, स्पेशली जब किसी बंदे ने एक्टिविटी ना की हो। और दूसरा ये जो आपने देखा होगा कि यंग लोग जिम्स में आजकल डेथ हो रही है लोगों की। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो जिम फ्रीक हैं, आप देख रहे हैं कि रिसेंटली हमने बड़े सारे केसेस देखे, तो वो लोग भी जिम में कई बार एक्सरसाइज करते करते उनको हार्ट अटैक आता है, देन दे कोलैप्स। देखो, पहली बात तो ये है कि उनको ये नहीं पता होता उनका कार्डियक स्टेटस है क्या। नंबर 2, उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि कोविड का भी कुछ रेजिड्यूअल इफेक्ट है उसमें। some sort of abnormality is there which has not been properly detected कि अभी क्या है, but one has to be conscious. तीसरा, ये gyms में they give you lot of proteins and they load you with lot of diet and which makes you prone for all these things. अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि जयपुर में एक लड़की है एनेस्थेटिस्ट, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, तो वो while administering anesthesia to the patient, उसको घबराहट हुई, बाहर गई and she died. यंग लड़की, उसका मैंने फोटो देखा, तो वी आर लूजिंग सो मेनी पीपल लाइक दैट। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एज यू सेड वेरी राइटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन अगर आप एक्सरसाइज करोगे, फिजिकल एक्टिविटी करोगे, मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, तो दैट विल टेक टेंशन आउट ऑफ योर माइंड, और मेडिटेशन की वजह से आपका सेहत ठीक रहेगी। सर, कोविड वैक्सीन का क्या हार्ट अटैक से कोई रिलेशन है? जो रिसेंटली कुछ लोगों ने बोला है कि हाँ, कोविड वैक्सीन के बाद हमें ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक, क्या इसका कोई कनेक्शन? देखिए, ऐसा है कि ये तो अनडाउटेडली है कि कोविड वैक्सीन हैज सेव्ड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल। अब ये है कि सिंस इट इज ओनली 3 years since we have got exposure to the COVID, but I feel that some cases are being reported like that and they are being linked with that, but definitely last word has yet to come. That इसमें कितना हुआ है वो हमें देखने की बड़ी बात है। सर, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसे टिप्स जिससे वो हार्ट अटैक से बच सके। हार्ट अटैक से बचने के लिए आपने जितने क्वेश्चन पूछे, मेरे ख्याल में लोगों को, दर्शकों को तो इसका उत्तर मिल ही गया होगा। मेरी सब आप लोगों से ये विनती है, प्रार्थना है, दरख्वास्त है कि अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करिए और डाइट का ध्यान रखिए, जिंदगी में नशे से बचिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए और अपने आप में अच्छे संस्कार लाइए, माँ बाप के संस्कार लाइए, माँ बाप की इज्जत करिए, बड़ों की इज्जत करिए, छोटों से प्यार करिए और दिल में वो नफरत भरने के बदले प्यार बांटो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो और भगवान का नाम लो और अपना काम करो। गॉड ब्लेस यू और सब ठीक रहेगा। मेरे ख्याल में मैं यही मैसेज देना चाहूंगा। थैंक यू सर, आप हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी और स्पेशली जो अपने 6XS के बारे में बोला, सॉल्ट, शुगर एंड एक्स्ट्रा, वो हम सबको अडॉप्ट करके चलना है। हेल्थ प्लस के एक नए अंक में आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नए समय पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।